नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। आपके मुद्दे, आपके मतलब की बात और आपकी आवाज बुलंद करने वाली इस महाबहस में आपका स्वागत है। क्या हाल ही में जो उपचुनाव हुए हैं उसके नतीजे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है? आज हम ये बहस भोपाल से कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में भी हाल में उपचुनाव हुए थे जिसमें कांग्रेस अपनी दोनों परंपरागत सीटों पर जीती और भारतीय जनता पार्टी हारी। ऐसा क्यों हुआ? इसके कारण क्या थे? और साथ ही साथ देश में क्या हो रहा है कि उपचुनाव भारतीय जनता पार्टी हार जाती है और आम चुनाव जीत जाती है। अगर त्रिपुरा की बात करें तो वहां उसे एक शानदार सफलता मिली, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो गोरखपुर और फूलपुर जैसी सीटें हारी जो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की थी। ये सब क्या है? इन राजनीतिक चीजों का क्या मतलब निकाला जाए? इसीलिए आज महाबहस को हम भोपाल से कर रहे हैं और हमारे साथ दो वरिष्ठ लोग हैं। गोपाल भार्गव जी जो कि पंचायती राज्य मंत्री और सरकार के सबसे वरिष्ठतम मंत्रियों में हैं, और जीतू पटवारी जी जो कि नेशनल स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। सबसे पहले भार्गव जी, मैं आपसे शुरू करूंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं ये उपचुनाव में क्या हो रहा है? जैसे उत्तर प्रदेश की हार, जैसे राजस्थान की हार, जैसे मध्य प्रदेश की हार, ये क्यों हो जाता है? दीपक जी, जहां तक मैं समझता हूं, उपचुनाव स्थानीय समस्याओं के ऊपर निर्भर होते हैं। व्यक्तिगत छवि, व्यक्तिगत मुद्दे, क्षेत्रीय मुद्दे, ये सारे के सारे उस उपचुनाव के लिए एक बड़े फैक्टर होते हैं। उम्मीदवार का चयन कैसा हो, जाति क्या हो, समाज क्या हो, इसके बारे में भी होता है। तो मैं मान के चलता हूं कि अभी जो परिणाम आए हैं, मध्य प्रदेश के भी दो उपचुनाव के आए हैं या फिर उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट्री सीटों के दो उपचुनाव आए हैं, कुछ और भी राज्यों में आए हैं। मैं मान के चलता हूं कि ये अंतिम चुनाव परिणाम नहीं है। किसी राज्य के बारे में या देश के बारे में लोग क्या सोचते हैं, आगे क्या करेंगे, इसके बारे में अभी इन एक दो सीटों के चुनाव से निर्णय करना या समझना देश की जनता के लिए, जनमानस के लिए, उन राज्यों की जनता के लिए, उनके सोच के लिए मैं मान के चलता हूं कि जल्दबाजी होगी। लेकिन इन पॉलिटिक्स परसेप्शन मैटर्स। वो परसेप्शन ये गया है कि उत्तर प्रदेश की वो सीटें हारे हैं जो कभी हारते ही नहीं थे। फूलपुर में मानता हूं परंपरागत सीट नहीं है, वहां पे लगातार समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, जवाहरलाल नेहरू जी से अतीक अहमद तक आ गए, राजनीति यहां तक गिर गई। बहुत ऐसी सीट थी जिसको आपने पहली बार जीता था। फूलपुर में मैं नहीं जाता, लेकिन गोरखपुर 29 साल की सीट, कोलारस मैं मानता हूं वो कांग्रेस की सीट थी, मुंगावली मैं मानता हूं वो कांग्रेस की सीट थी, लेकिन बीजेपी ने भी पूरा जोर लगाया था उसमें। निश्चित रूप से जोर लगाया, मैं भी वहां पे था। लेकिन यदि आप आंकड़े देखें तो आप भी ये मान के चलेंगे कि पहले से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के लिए मिला। कोलारस में भी, मुंगावली में भी जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ती थी उस समय, और मान के चलें कि अभी के चुनाव में मूलतः ये अंतर है, जहां तक मैं समझता हूं, कि वोटों का जो बंटवारा हुआ है वो पोलराइजेशन, जो सामान्यतः कह दिया जाता है कि बीयूएसपी का जो वोट है वो कांग्रेस के लिए सीधा ट्रांसफर होगा, ये भी नहीं है। ये मैं मान के चलता हूं कि हार का विश्लेषण करना जरूरी है, लेकिन हो सकता है कि हम वहां पर उतने बेहतर कैंडिडेट नहीं दे सके हों जितने बेहतर कैंडिडेटों की लोग अपेक्षा करते हों। दूसरी बात, जैसा आपने स्वयं कहा कि दोनों सीटें कांग्रेस की परंपरागत सीटें थीं। जीत का अंतर कांग्रेस का काफी कम हुआ है। मतलब जो मुंगावली विधानसभा से लगभग 25,000 वोट से हमारे जो स्वर्गीय जो महेंद्र सिंह जी कालूखेड़ा थे, चुनाव जीते थे, वो हार से मट के 2000 पर रह गई। तो मैं मान के चलता हूं कि हम आगे बढ़े हैं, लोगों में हमारी स्वीकार्यता बढ़ी है और भी ज्यादा बढ़ी है। तो इस कारण से जहां तक उत्तर प्रदेश के चुनाव का सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने स्वयं कहा है कि हम इस हार का विश्लेषण करेंगे। जहां तक मुझे दो चुनाव का उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके बारे में जानकारी है, योगी जी भी एक चुनाव 7,000 वोट से, एक चुनाव लगभग 5,000 वोट से जीते थे। जो कांग्रेस का जो इसका सपा का उम्मीदवार है वो निषाद जाति से, जैसा मैंने पहले कहा कि जाति फैक्टर भी काम करते हैं हमारे खासतौर से उत्तर भारतीय राज्यों में। तो निषाद समाज का वो व्यक्ति था, 3.5 लाख वोटर समाज के वहां पर हैं। एक फैक्टर ये भी हो सकता है कि जब हार का विश्लेषण होगा तो ये सारी बातें सामने आएंगी। तो आज किसी एक मत पर पहुंचना, एक निष्कर्ष पर पहुंचना, मैं मान के चलता हूं कि जल्दबाजी होगी।
जीतू भाई, मैं यहां आपसे जानना चाहता हूं, आपको नहीं लगता पॉलिटिक्स में परसेप्शन अब थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जा रहा है नेशनल लेवल की? अगर मैं बात करूं तो आपको नहीं लगता कि गुजरात में जिस तरह से आपने कॉन्टेस्ट किया, जैसे आप राजस्थान के अंदर जीते, मुंगावली कोलारस में मानता हूं कि आपकी परंपरागत सीट थी और गोपाल जी ने जो कहा उसमें भी फैक्ट है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में हारे, तो आपको नहीं लगता कि एक परसेप्शन बन रहा है कि 4 साल में इस सरकार ने क्या किया? बिल्कुल सही है दीपक जी, ये भार्गव जी ने बातें बहुत की, पर सवाल ये है कि देश के लिए हमने जो वादे किए थे, वो चाहे मोदी जी ने जितने सपने दिखाए रोजगार को लेके या किसानों की समस्याओं को लेके, एमएफसी को लेके, या आप देखो कि जातिगत समीकरणों पर मैकेनिज्म बिठा बिठाकर जिस तरीके से कांग्रेस, बीजेपी और लोकसभा का जो चुनाव हुआ, ये मोदी जी ने एक अलग तरह का भारतीय जनता पार्टी ने क्रिएशन किया था और उसी को लोगों ने बहुत चाहत के साथ उनको आत्मसात किया। और 4 साल बाद हम देखते हैं उसके बहुत ज्यादा पीछे खड़े हैं, दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आता है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये देखने को मिली। दूसरा ये है कि एक बहुत बड़ा वर्ग व्यापारियों का, चूंकि आजकल सब सोशल मीडिया से और टेलीविजन से समझते हैं, पढ़ा लिखा आदमी भी और बिना पढ़ा लिखा आदमी भी, वो देखता है और समझता है, वोट दिल से देता है, दिमाग से देता है। कभी भी वोट न खरीदा जाता है न किसी प्रकार के लालच में आता है। मेरा ऐसा मानना है कि हर दृष्टि से फेलिवर रहा बीजेपी का, राज्यों का अपना, योगी जी का 1 साल का जो पीरियड रहा, भाषण का ही शासन रहा, कुछ नया दिखा नहीं और बस बातें ही बातें। ऐसा ही मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश को आप अगर स्मूथली सामान्यतः कोई बात करे तो शिवराज सिंह चौहान ने, ये कृषि मंत्री जी हैं, हमारे पास कृषि से संबंधित जानकार हैं, ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं। एग्रीकल्चर की जो ग्रोथ 2003 में थी आंकड़ों में खूब बढ़ी, पर नीचे जमीन पे कुछ नहीं आया। आज 2003 में जो फसलों के भाव थे आज है, और जो लागत है उससे 4 गुनी है। आप ऐसे युवाओं की 40,000 से ज्यादा, 40 लाख से ज्यादा बड़ी फौज मध्य प्रदेश में बेरोजगार घूम रही है। आप देखोगे कि जितने कर्मचारी, जैसे दिग्विजय सिंह जी हटे थे, उसका पहला कारण कोई बताया गया था तो हमारी कर्मचारी नाराज थे। तो कर्मचारी आज इतने हद दर्जे तक इनसे नाराज है कि शपथ लेते हैं। महिलाओं ने अपना मुंडन कराया। दीपक जी, कल्पना करें एक महिला अपने बाल कब कटवाती है। ये भाव अपने आप में इनको पराजित करता है, भारतीय जनता पार्टी को पराजित करता है। ऐसा अलग अलग राज्यों में देश के परसेप्शन में और प्रदेश के परसेप्शन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मानस बन रहा है। गोपाल जी, बड़ी सीधी बात की, साफ बात की, भाषणकारी शासन। क्या बीजेपी भाषणकारी शासन, बहुत अच्छा जब बोला, उसमें सिमट गई है? नहीं, ऐसा नहीं है। जहां तक मैं मध्य प्रदेश राज्य के बारे में कहना चाहता हूं, जीतू जी भी सहमत होंगे मुझसे और आंकड़े बताते हैं, प्रामाणिक हैं सारी बातें। कृषि का उत्पादन बढ़ा है, राज्य में सिंचाई का रकबा कई गुना बढ़ा है, मैं उसके बारे में बहुत ज्यादा व्याख्या नहीं करूंगा। विद्युत उत्पादन बढ़ा है। पिछली सरकार जब थी, जीतू जी की पार्टी, दिग्विजय सिंह जी मुख्यमंत्री थे, तो उस समय के काले और अंधेरे दिन मैंने देखे। मैं जब विधायक था उस समय अपोजिशन में, 20 साल अपोजिशन में विधायक रहा। बिल्कुल। तो मैंने देखा जब एमएलए रेस्ट हाउस में रहता था तो मुझे सुबह 8 बजे से 7 बजे जब अखबार पढ़ना पड़ता, तो मैंने देखा कि मुझे मोमबत्ती में, लालटेन में, चिमनी में अखबार पढ़ना पड़ते थे। मैंने भोपाल राजधानी में ये स्थिति देखी। ये प्रामाणिक है, पुराने दस्तावेजों से भी आप देख सकते हैं। बिजली की स्थिति, सिंचाई योजनाओं की स्थिति, कृषि उत्पादन की स्थिति, सारे मामलों में हम आगे हैं। पूंजी निवेश भी राज्य में हुआ है, कई बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार भी इस कारण से मिला है। और जहां तक मैं इस बात के लिए कहना चाहता हूं कि जो फसलों के भाव गिर रहे हैं, ये भावांतर योजना जो हमारे राज्य ने शुरू की, मैं मान के चलता हूं कि शायद हिंदुस्तान के अंदर पहली ऐसी योजना है, क्योंकि भाव किसी राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं होते। मेरे विचार से तो शायद ये भारत सरकार के भी नियंत्रण में नहीं होते। ये फैक्टर्स अलग अलग होते हैं। कमोडिटीज का जो मार्केट होता है वो है, शेयर मार्केट जो होते हैं वो सब इसके लिए अप डाउन करते हैं। तो यदि कोई सरकार चाहे कि हम भाव के लिए बांध दें, तो भाव का बांधने का काम तो सरकार नहीं कर सकती। एक सपोर्टिंग प्राइस जो है, एमएसपी जो है, उसके लिए आप घोषित कर सकते हैं और उस पर आप परचेज कर सकते हैं। पहले नेफेड करता था, एनएन करता था, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करता था। आज की तारीख में जब वो नहीं कर रहे हैं तो मध्य प्रदेश की सरकार घाटा सह के भी, जैसे हमने जो भी हमारी जिन्स है, जैसे उड़द है, सोयाबीन है, तिल है, और भी जो हमारी अभी जो रबी की फसलें हैं, इन सब के लिए हमने न्यूनतम सपोर्ट प्राइस घोषित किया। आप कल्पना करें
कि भारत सरकार ने 1735 रुपया गेहूं की खरीदी का मूल्य इस साल का नियत किया है और हम 2000 रुपया किसान के लिए दे रहे हैं, मतलब 265 रुपया प्रति क्विंटल के भाव से ये सरकार घाटा खा रही है और 1 रुपया किलो के भाव से गरीब आदमी के लिए वही गेहूं की अब 20 रुपये में खरीद के हम दे रहे हैं। तो एक लोक कल्याणकारी विचार और सरकार क्रियान्वयन हम कर रहे हैं, ये बात हम आपको बता। ठीक है, भावांतर योजना, उसको आपको नहीं लगता कि भावांतर से किसानों को फायदा होगा? जीतू भाई। दीपक जी बहुत मैं बड़े मेरे से सीनियर है, बड़े अनुभव से बातें कह रहे हैं, पर मेरे 3 सवाल हैं इनसे। बिल्कुल, आप ये कहें, भावांतर की बात की, भावांतर में अपर साइड विश्व में जहां जहां ऐसी व्यवस्था है जहां सरकार किसान की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट खरीदता है तो अपर साइड उसका भाव रखता है, आप लोअर साइड क्यों रखते हो? आप जब 4700 रुपये सोयाबीन बिकती है तो आप 3000 रुपये सोयाबीन रखते हो, जब आप और अन्य फसलें दालें 6000 रुपये बिकती है तो आप 5000 रुपये खरीदते हो। आप फ्रॉड कर रहे हो किसानों के साथ। आपने जिस तरीके का मैकेनिज्म बनाया है, मूर्ख बनाने का, आंखों में धूल झोंकना, दोनों हाथों से धूल ले लेके किसान के आंख में मार रहे हैं। अगर आप इतनी ही भली आपकी नीतियां थी तो सबसे ज्यादा यहां पर किसान क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? आपकी इतनी ज्यादा भली नीतियां थी तो आज रायसेन में आज जब हम यहां बैठे हैं टमाटर फेंक रहे हैं और जानवर खा रहे हैं। एक साल ऐसा नहीं गया जब आलू फेंकने पड़े, एक साल ऐसा नहीं गया जब प्याज फेंकने पड़े, एक साल ऐसा नहीं गया। अभी आप सागर से आते हैं, इन्होंने कहा आज ये हालत है इस मध्य प्रदेश की। दीपक जी, बड़े मर्म से कह रहा हूं मैं, 3 गैंग रेप 48 घंटे में सागर जहां से गृह मंत्री आते हैं वहां हुए हैं। ये ऐसी कानून व्यवस्था चरमराई हुई ये व्यवस्था, और जैसा मैंने पहले कहा सिर्फ भाषण से चुनाव जीतना, ये बिल्कुल आपने शुरुआत में सही कहा था, कांग्रेस की अपनी गलतियां थी, ये मोमबत्ती की बातें आई होगी ये भी सही थी, पर मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि वो दौर ये इलेक्ट्रॉनिक टेलीविजन का कम था और सोशल मीडिया का था ही नहीं। आप लोगों ने और हम लोगों ने वो दौर भी देखा है जब अटल बिहारी वाजपेयी ने भाषण दिया था कंप्यूटर को लेके, वो हम दोहराना नहीं चाहता, उसका दौर नहीं है। गन्ने इनके राज में फेंकने पड़े थे, वो किसी से छुपे हुई बातें नहीं है। तो इन लोगों की जो मानसिक सोच है वो इस तरह की है कि डेवलपमेंट के पार्ट पे नीचे से प्रहार करना और मारना, और वो दिख रहा है। गोपाल भार्गव जी, सवाल इनका ये है कि अगर 5000 एमएसपी है तो आप उसको 3000 में क्यों खरीद रहे हैं, फिर आप 2000 का फायदा क्यों नहीं इसको दे रहे हैं? ये सवाल उन्होंने उठाया है और ये कह रहे हैं कि किसानों की आंखों में आप एक तरह से धूल झोंक रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? मैं फिर कह रहा हूं, एक तो इंटरनेशनल मार्केट और दूसरा हमारा राष्ट्रीय बाजार उत्पादों के भाव के लिए तय करता है, चाहे वो अनाज हो चाहे कोई अन्य चीज हो। ऐसा नहीं है कि सोना चांदी दिल्ली में किसी भाव में बिकता हो, मध्य प्रदेश में किसी भाव में बिकता हो। इसी तरह से गेहूं का भाव यदि दिल्ली में 1700 रुपये है तो मध्य प्रदेश में 1700 होगा, कर्नाटक में भी आपके राज्य में 1700 होगा और आपकी पांडिचेरी में भी 1700 रुपया होगा। इसलिए मैं मान के चलता हूं कि ये भाव नियंत्रण जो है ये किसी सरकार के हाथ में नहीं है। जहां तक कृषक की बात हो रही हो, किसानों की आत्महत्या इत्यादि की बात हमेशा होती है, अनेकों कारण होते हैं, उसके पीछे में जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस वर्ष मध्य प्रदेश के किसानों के लिए 5 प्रकार के फायदे मध्य प्रदेश की सरकार ने दिए। एक तो पिछले साल का हमने फसल बीमा की राशि किसानों के लिए 4000 करोड़ रुपए बांटी, नंबर 1। दूसरी बात, 2017 की खरीफ की नुकसान की हमने लगभग इतनी ही राशि 2400 करोड़ रुपए की राशि हमने किसानों के अकाउंट में डाली, खातों में। हमने ये ना आश्चर्य की बात है जो हिंदुस्तान में कभी हुआ नहीं कि पिछले साल जो गेहूं आप बेच चुके हैं 1600 के भाव का जो आप गेहूं बेच चुके हैं और उसका भी 200 रुपया प्रति क्विंटल के हिसाब से सरकार पिछले साल का जो आप खा चुके देश में खर्च हो चुका, उसके लिए आप 200 रुपया मतलब प्रति क्विंटल के हिसाब से किसान के लिए जो उसका पिछले वर्ष का है वो दिया जा रहा है। इस साल हम 265 रुपया उसके लिए भारत सरकार का जो समर्थन मूल्य उससे ज्यादा दे रहे हैं। हम सूखा राहत का पैसा दे रहे हैं। इस साल फसल अच्छी है, हमारी तरफ बहुत अच्छी फसल है, सारे जिन्स जितनी है सारे किसान हैं कहते हैं कि अच्छी फसल है, और उसके बावजूद भी हम आपको सूखे का पैसा दे रहे हैं। और प्रत्येक किसान के लिए अगर फसल अच्छी है तो सूखे का पैसा क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप कल्पना करेंगे कि मध्य प्रदेश सरकार ने तय किया कि 1 डिसमिल जिसकी कृषि भूमि होगी, छोटे से छोटा रकबा भी जिसका होगा, उसे हम 2000 रुपये से कम हम सूखा राहत की राशि नहीं देंगे। कांग्रेस के समय तो ये होता था 50 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये रसीदी टिकट लगाओ, चेक ले जाओ, ये करो वो करो, सारे कार्यक्रम अब सीधा अकाउंट में भेज दिया जाता था। भार्गव जी की बात से मैं सहमत हूं। हमारे समय पे क्या होता था, हम गलत थे तब हारे,
अब आपने 15 साल से शासन किया है, हमारे समय की बातें आप हर बार दोहराते हो, ये न्यायोचित नहीं है। आपने 3 बातें कोट की कि हम वही पहली सरकार है जो पहले खरीद लिया लोगों ने 1600 रुपए का, और आप दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? आप बाहर के व्यापारियों को दे रहे हैं। आप मिली भगत से अधिकारियों के, किसान के खाते में कितना पैसा जाएगा?